क्या कभी सोचा है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी सभ्यताएं जैसे रोम, मिस्र या माया आखिर वो खत्म कैसे हो गईं? यह ख्याल थोड़ा परेशान करने वाला है ना? लेकिन क्या हो अगर उनके पतन के पीछे एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न हो, एक ऐसा पैटर्न जो बार-बार दोहराया जाता हो? और क्या हो अगर हम आज अभी उसी पैटर्न के बीच में जी रहे हों? चलिए आज इसी चौंकाने वाले विचार की गहराई में उतरते हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही मॉडर्न उदाहरण से करते हैं। 2021 में चीन में कुछ अजीब हुआ। वहां के लाखों नौजवानों ने एक फैसला किया, लाइंग फ्लैट का। इसका मतलब उन्होंने एम्बिशंस, करियर की अंधी दौड़ और जिसे हम सक्सेस कहते हैं, उस पूरे खेल से खुद को बाहर कर लिया। ये कोई हिंसक विरोध नहीं था, बल्कि एक खामोश बगावत थी। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये सिर्फ चीन की कहानी नहीं है। पश्चिम में भी क्वाइट क्विटिंग या फिर घटती जन्म दर जैसी चीजें कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रही हैं। सोचिए, जब समाज के लोग ही उस समाज का हिस्सा बनने से मना कर दें, तो उस समाज का भविष्य क्या होगा? ये सवाल हमें लगभग 100 साल पहले के एक इतिहासकार ऑसवर्ड स्पेंगलर के पास ले जाता है। उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा कि सभ्यताएं बाहरी दुश्मनों से नहीं मरती, वे आत्महत्या करती हैं। मतलब उनका पतन बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है, और ये लगभग तय होता है। तो स्पेंगलर के इस सिद्धांत को समझने की चाबी है एक समाज के जीवन के दो अलग-अलग दौरों को पहचानना। आइए देखते हैं कि ये दो दौर क्या हैं। देखिए, स्पेंगलर के लिए इतिहास कोई सीधी रेखा नहीं थी कि हम हमेशा तरक्की ही करते हैं। नहीं, उन्होंने सभ्यताओं को जीवित प्राणियों की तरह देखा। उनका जन्म होता है, वसंत और गर्मी के मौसम में वे फलते फूलते हैं, पतझड़ में परिपक्व होते हैं और फिर सर्दियों में अनिवार्य रूप से उनकी मृत्यु हो जाती है। पहला चरण है संस्कृति का चरण। इसे समाज का वसंत और गर्मी का मौसम समझिए। ये जबरदस्त रचनात्मक ऊर्जा और जोश से भरा होता है। लोग बड़े सवाल पूछते हैं, क्यों? सोचिए प्राचीन एथेंस के बारे में, जहां सुकरात जैसे दार्शनिक पूछ रहे थे जीवन का अर्थ क्या है, और पार्थेनन जैसी अद्भुत इमारतें बन रही थीं। उस समय एक साझा मकसद और पहचान की भावना होती है। और फिर आता है सभ्यता का चरण, समाज का पतझड़ और सर्दियों का मौसम। अब वो रचनात्मक आग ठंडी पड़ने लगती है। समाज क्यों पूछना बंद कर देता है और कैसे पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। कैसे हम और कुशल बन सकते हैं, कैसे हम और विस्तार कर सकते हैं। ध्यान इंजीनियरिंग, प्रशासन और साम्राज्य बढ़ाने पर चला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बाद के रोमन साम्राज्य में हुआ था। और ये बदलाव हर जगह दिखाई देता है। आप देखिए, नई और मौलिक कला की जगह पुरानी फिल्मों के रीमेक बनने लगते हैं। नई चीजें बनाने वालों की जगह आलोचक ले लेते हैं जो पुरानी चीजों पर बहस करते हैं। वर्कशॉप्स की जगह म्यूजियम ले लेते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जब कोई सभ्यता अपनी बाहरी ताकत के चरम पर होती है, सबसे बड़ी सेना, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो अक्सर वो अंदर से अपनी आत्मा में खोखली हो रही होती है। रोम ने पूरी दुनिया पर राज किया, लेकिन उसकी असली संस्कृति तो सदियों पहले ही मर चुकी थी। तो ये तो हुआ एक ऐतिहासिक पैटर्न, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? अब हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझेंगे। आखिर वो कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो एक पूरी आबादी को इस रास्ते पर ले जाती हैं? एक कॉन्सेप्ट है जिसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। इसका मतलब है कि जब हमें बहुत आसानी और आराम मिलने लगता है, तो हम मुश्किलों का सामना करने की अपनी क्षमता खो देते हैं। जो चीज़ें कभी लग्जरी हुआ करती थीं, वो पहले सामान्य बनती हैं, फिर ज़रूरत, और अंत में हम उन पर ध्यान देना भी बंद कर देते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हर व्यक्ति अपने लिए आराम और सुविधा चुनता है, जो कि एक तर्कसंगत फैसला लगता है। लेकिन जब करोड़ों लोग एक साथ यही करने लगते हैं, तो ये सामूहिक रूप से हमें पतन की ओर ले जाता है। ये धीमी गति से की जाने वाली एक तरह की आत्महत्या है। मनोविज्ञान में इसे सीखी हुई लाचारी भी कहते हैं। जब सिस्टम इतना बड़ा, इतना जटिल हो जाता है कि एक व्यक्ति को लगने लगता है कि उसकी आवाज़ से, उसके काम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। ये ऐसा है जैसे कोई एक खाली कुएं में चिल्ला रहा हो। स्पेंगलर का ये कठोर उद्धरण उन समाजों को सीधी चुनौती देता है जो सिर्फ भौतिक समृद्धि को ही असली प्रगति मान बांटते हैं। उनका मानना था कि सिर्फ इसलिए कि हमारे पास बड़ी कारें और अच्छे फोन हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वाकई आगे बढ़ रहे हैं। ये एक तरह का झूठा आशावाद है।
तो जब एक पूरी आबादी इस तरह मानसिक रूप से थक जाती है तो इसका राजनीतिक अंजाम क्या होता है? ये हमें पतन के बिल्कुल अंतिम चरण तक ले जाता है। स्पेंगलर ने इस स्थिति को एक नाम दिया, सीजरवाद। ध्यान दीजिए, ये कोई सैन्य तख्ता पलट नहीं है, बल्कि ये वो पल है जब लोग खुद अपनी मर्जी से एक शक्तिशाली सत्तावादी नेता को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि वे रोजमर्रा की जटिलताओं, बहसों और जिम्मेदारियों से तंग आ चुके होते हैं। वो इसे एक राहत के तौर पर देखते हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लोग सूचनाओं के बोझ तले दब जाते हैं। वे जटिल आज़ादी के बोझ के बजाय एक सरल तानाशाही चाहते हैं। राजनीति अब गंभीर बहस नहीं रहती, वो एक मनोरंजन का शो बन जाती है, जहां सबसे सरल और आकर्षक कहानी सुनाने वाला जीत जाता है। तो अगर हम ये मान लें कि सभ्यता का पतन लगभग तय है, तो ऐसे में एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? और यहीं पर ये पूरी कहानी सामूहिक से व्यक्तिगत की ओर मुड़ जाती है। स्पेंगलर का नजरिया सच कहें तो काफी निराशाजनक है। उनका मानना था कि सभ्यता का भविष्य तय है और इसे बदला नहीं जा सकता। जैसे आप सर्दियों को आने से नहीं रोक सकते, आप बस गर्म कपड़ों और आग का इंतजाम कर सकते हैं। तो ये हमें सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। अगर हम पूरी सभ्यता को नहीं बचा सकते, तो फिर एक अकेला इंसान क्या करे? इसका जवाब शायद हमें प्राचीन स्टोइक दर्शन में मिलता है। उनका कहना था, भले ही पूरा जहाज डूब रहा हो, आपकी अपनी छोटी सी नाव तो है। एकमात्र चीज जो असल में आपके नियंत्रण में है, वो है आप खुद, आपका चरित्र, आपके कार्य और आपकी सोच। सोचिए, जैसे लाखों छोटे छोटे आरामदायक विकल्प मिलकर पतन का कारण बनते हैं, ठीक उसी तरह लाखों छोटे छोटे साहसी और सार्थक विकल्प एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं। ये सब व्यक्तिगत जिम्मेदारी से शुरू होता है। आराम की जगह अनुशासन चुनना और ध्यान भटकाने वाली चीजों की जगह अर्थ को चुनना। तो हम आपको इसी अंतिम सवाल के साथ छोड़ते हैं। सभ्यता की सर्दियां शायद आ चुकी हैं। सवाल ये है कि इस जमी हुई जमीन में भी क्या कुछ नया उग सकता है? ये हमारे समय की चुनौती भी है और अवसर भी।